मैं रुचि तिवारी, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ये है बालाघाट जिले का सबसे बड़ा सरकारी शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय, जहां पर जिले भर के मरीज अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं। पहले जहां इस अस्पताल में सुविधाओं का अभाव हुआ करता था, वहीं आज देखा जाए तो इस अस्पताल को सरकार की बड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी, एक्सरे, डायलिसिस और सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं भी अब मौजूद है। बस कमी है तो अनुभवी स्टाफ की कमी से जूझता, हमेशा विवादों में रहने वाला जिले का ये अस्पताल, इसमें चाहे कितनी भी कमी या समस्याएं हो, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की मजबूरी है यहाँ पर आना, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना उसके बस की बात नहीं होती। तो आइए हम चलते हैं अंदर, जहां पर हम निरीक्षण के साथ साथ इस अस्पताल की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर भी बात करेंगे यहाँ पर पदस्थ जवाबदार अधिकारियों से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन, जो कि एक कुशल शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप शब्दों का। सर, हमारा आपसे पहला सवाल, आप हाल ही में अभी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त हुए हैं। फिलहाल क्या कमियां देखते हैं आप जिसे सुधारने की आवश्यकता है? देखिए, चूंकि मुझे यहाँ पे अभी इसी महीने मैंने चार्ज लिया है सिविल सर्जन का, तो कमियों का जहाँ तक सवाल है, कमियां तो जो मैं देखता हूँ वो थोड़ी बहुत कमियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ नर्स का मरीजों के प्रति बिहेवियर और मरीजों को मिलने वाली केयर। उसके अलावा मरीजों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, उनका एक तो इलाज अच्छा होना चाहिए, उनको दवाइयों की उपलब्धता होना चाहिए, खाना है, किचन है तो खाना उनको अच्छे से मिलना चाहिए। उसके बाद संडास बाथरूम जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि मरीजों के लिए ये सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उनके लिए राउंड द क्लॉक ये संडास बाथरूम की सुविधा हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो और डॉक्टर्स के साथ उनका बिहेवियर अच्छा हो, डेली राउंड प्रतिदिन जो होता है सुबह शाम टाइम पे हो जाए। तो यही सब प्रायोरिटी मेरी भी रहेंगी, क्योंकि मैं भी अब चूंकि इतने सालों से जिला अस्पताल में सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे जो कमियां परिलक्षित नजर आई, कोशिश मैं करूंगा कि अपने जितना भी मेरे पास समय है उसमें मैं इनको दूर करने की कोशिश करूँ। हमारा अगला सवाल, अभी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के साथ जिला चिकित्सालय की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक थी। क्या निर्णय लिए गए इस बैठक में? उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जहां तक लिए गए थे वो कलेक्टर महोदय के द्वारा ये मीटिंग मेनली आयोजित की गई थी। उस बैठक में जो प्रमुख बिंदु थे वो यही थे। उसमें से मैंने आपसे कुछ शेयर किया कि जितने भी आउटसोर्स जो है ठेकेदार लोग हैं, उनके कर्मचारी जो मौजूद हैं, तो उन कर्मचारियों को लेके ये था कि भाई आप मतलब कर्मचारियों को कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितने की उपलब्धता है, उनका बायोमेट्रिक मशीन उनकी है कि नहीं, अटेंडेंस प्रॉपर उनकी हो रही है कि नहीं, पेमेंट्स उनको प्रॉपरली मिल रहे हैं कि नहीं, एक वो था। दूसरा ये था डॉक्टर्स जो है टाइम पे आते हैं कि नहीं आते। तीसरा, स्टाफ जो जितने भी कर्मचारी हैं वो अगर लंबे समय से जो क्लरिकल स्टाफ है वो पदस्थ है, उनका भी सेक्शन चेंज करना वो एक प्रायोरिटी वाली बात थी। उसके अलावा अस्पताल में जो कमियां हैं, जैसे एयर कंडीशन हमारे सारे खराब हो गए, बहुत पुराने हैं, तो ज्यादातर तो कंडम अवस्था में पहुंच गए हैं, तो उनको बदलवाने के लिए उन्होंने 15 एसी नए लगवाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके अलावा उन्होंने जो या अपन लोग बैठे हैं ओपीडी की खाली जगह है, वहां पे एक डोम बनाने का निर्देश दिया था। हमारे पास स्टोर रूम बहुत कम है, नहीं के बराबर है, सारा सामान हमारा इतना ज्यादा है, तो जहां जहां खाली जगह पड़ी है उसके ऊपर शेड लगा के स्टोर रूम बनाने के निर्देश उन्होंने दिए थे। और आखिरी में एक बर्न वार्ड, हमारे पास एक अच्छा बर्न वार्ड कभी भी नहीं रहा, तो उन्होंने एक बर्न वार्ड बनाने के निर्देश भी दिए थे। चिकित्सालय से नदारद रहने वाले चिकित्सकों एवं स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। क्या लगता है इससे कुछ फायदा मिलेगा इस अस्पताल को? डेफिनेटली फायदा तो मिलता है। देखिए क्या होता है, एक प्रेशर तो सब पे रहता है कि भाई आपके आने के समय का उसमें अटेंडेंस होता है और जाने के समय का अटेंडेंस होता है, तो एक प्रेशर तो रहता है कि अगर हमारा आने और जाने का समय उसमें अटेंडेंस में दर्ज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो पहली बात तो इससे फर्क तो पड़ता है। दूसरा, सारे लोगों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी निकल आता है कि आज किस दिन में आपके पास कितने डॉक्टर्स थे, ड्यूटी कितने की थी, कितने डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद है और इस समय किस डॉक्टर की या किस स्टाफ नर्स की ड्यूटी कौन से वार्ड में रहेगी और कौन मिलेगा। यही सफाई कर्मचारियों के साथ भी रहेगा
कि अगर आप 3 बजे 4 बजे या शाम को 8 बजे देखना चाहते हैं कि कौन सफाई कर्मचारी कहाँ मिलेगा, तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रसूताओं से डिलीवरी के नाम पर मोटी रकम मांगी जाने की समस्या एक आम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या मुझे लगता है जब से ये अस्पताल बना है काफी लंबे समय से ये समस्या जो है ये इसके बारे में शिकायतें सुनने को मिल रही है। पर सवाल इस बात का है कि जो लोग भी शिकायतें करते हैं उनसे बोला गया है कि आप एक रिटर्न में शिकायत दे दीजिए। किस डॉक्टर ने, किस आपके अस्पताल के स्टाफ ने आपसे पैसा की मांग की है और आपने कब उसको पैसे दिए, रिटर्न में दे दीजिए। लेकिन आज तक हमें रिटर्न में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज आप चैनल पे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं बालाघाट जिले के, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि किसी एक भी व्यक्ति की शिकायत ये अस्पताल में रिटर्न में आती है कि फला डॉक्टर ने डिलीवरी के नाम पे, सीजर करने के नाम पे या फला स्टाफ ने सीजर करने के नाम पे हमसे पैसे लिए, तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि इसको लेके पूरे मध्य प्रदेश शासन ही बहुत ज्यादा मतलब चैतन्य अवस्था में, कि बालाघाट में ये न्यूज पूरे स्टेट में चलती है कि यहाँ पे डिलीवरी वाली भाइयों से पैसा लिया जाता है। लेकिन एक भी शिकायत प्राप्त हुई तो उस डॉक्टर या स्टाफ के विरुद्ध बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह मेरा आप लोगों को पूरा विश्वास है। यदि आप लोग कभी भी पैसा देते हैं, पहली बात तो देना नहीं चाहिए। यदि आप देते हैं तो आप उसकी शिकायत बिल्कुल रिटर्न में करिए, क्योंकि बिना रिटर्न के हमको ये नहीं पता चलता। लोग बोलते हो, फोन पे बोल दिया कि मैडम ने हमसे 7,000 रुपए मांगे, तो हम किसके विरुद्ध एक्शन लें? मैडम कौन सी है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, ये सारी चीजें लोग हमें बता नहीं पाते। इस वजह से हम लोग शिकायत नहीं कर पाते। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले मरीजों के लिए ब्लड बैंक में क्या सुविधा है? ब्लड बैंक में लगी कंपोनेंट यूनिट क्यों बंद पड़ी है? क्या दिक्कतें हैं इसे चालू करने में? क्या होती है कंपोनेंट यूनिट? देखिए, पहली बात तो मैं आपको, जैसे आपने पूछा कि गरीबी रेखा, ये अस्पताल ही गरीबी रेखा के वालों के लिए है। यहाँ सारी की सारी चीजें निःशुल्क है। यदि एक सीटी स्कैन को ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं या जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, तो सीटी स्कैन उनके लिए भी मुफ्त है। बाकी सारी जांचें मुफ्त है। और जहां तक ब्लड बैंक का सवाल है, यहाँ पे भी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास जो अपने बैगा कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए ब्लड निःशुल्क है और डोनर भी उनको देने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी सारे लोगों के लिए ब्लड जो है वो निःशुल्क है। केवल एक उनको डोनर देना पड़ता है एक्सचेंज में, जो हम ब्लड देते हैं उसके बदले में एक ब्लड लेना पड़ता है। सिकल सेल और थैलेसीमिया के सारे मरीजों के लिए पहली यूनिट हम लोग निःशुल्क देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और जहां तक कंपोनेंट का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास ब्लड रहता है, होल ब्लड रहता है, जैसे मेरा ब्लड निकाल लिए एक बोतल, तो उसमें सारी चीजें रहेगी, आरबीसी रहेगी, प्लेटलेट काउंट रहेंगे, डब्ल्यूबीसी रहेंगे, दूसरी रक्त कणिकाएं रहेंगी, सीरम अलग रहेगा, प्लेटलेट्स अलग रहेंगे। तो जब हम इन सारी चीजों को सेपरेट करते हैं, जैसे मेरे ब्लड में एक यूनिट ब्लड में प्लेटलेट रहेंगी, प्लेटलेट, जैसे किसी मरीज का प्लेटलेट काउंट कम है तो उसे हमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, तो वो प्लेटलेट सेपरेट हो जाएगी। किसी मरीज को आरबीसी, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल वाले मरीजों को लाल रक्त कणिका आरबीसी चढ़ानी पड़ती है, पैक्सेल बोलते हैं, तो उनको पैक्सेल चढ़ाया जाएगा। तो जब हम एक ब्लड में से अलग अलग सारी चीजें निकाल लेते हैं तो उसको कंपोनेंट बोलते हैं। हमारे पास कंपोनेंट के लिए मशीन पूरी तैयार है, सब है, केवल अभी हमारा कार्रवाई पूरी चालू है। और मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने, चूंकि ये बहुत बड़ी काम है, इसके लिए बहुत से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जो कि दिल्ली से भी प्राप्त होते हैं, भोपाल से भी प्राप्त होते हैं। अभी ड्रग इंस्पेक्टर आके देख के चले गए और मुझे विश्वास है कि 3 महीने के भीतर हमारे को पूरे लाइसेंस मिल जाएंगे और हमें कंपोनेंट जो है इसको भी जो सेपरेट करने की प्रक्रिया है हमारे। कोविड जैसी आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए क्या हमारा अस्पताल तैयार है? देखिए, कोविड के समय मैं ही उस समय सिविल सर्जन था, तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब एक बार कोविड हो चुका है हमारे देश में और बहुत बुरी स्थिति में हुआ था। उस समय हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए बहुत सुविधाएं कम थी, मेन पावर कम था, रिसोर्सेज कम थे, दवाइयां कम थी और हमें अनुभव ही नहीं था इस टाइप की आपदा आने का। लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया। यदि दोबारा कभी भी कोविड आता है या कोविड के अलावा कोई आपदा आती है तो आज हम लोग उस पर पूरी मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास सारी तैयारियां हैं, मेन पावर तैयार है, ऑक्सीजन बेड है, हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन के हमारे पास प्लांट्स उपलब्ध हैं, हमारे पास स्टाफ नर्सेस ट्रेंड है, डॉक्टर्स हमारे पास ट्रेंड है। और यदि ऐसी कोई आपदा आती भी है तो हम उसके लिए, मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर इस आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और हम उस आपदा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड, जिससे टीटीएस नामक बीमारी होने का दुर्लभ खतरा है, जिससे हार्ट अटैक तक होने की संभावना है। बालाघाट में इस तरह की शिकायत लेकर कोई मरीज आपके सामने
आया है? देखिए, ये चर्चा का विषय भी है और डॉक्यूमेंट्री कुछ लोग प्रूफ भी देने के लिए तैयार हैं कि ये जो कोविड के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं, इवन युवा पीढ़ी में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं कि वो कोविड लगने के बाद ही हो रही है, जिनको मतलब कोविड का पहला दूसरा डोज लगा, फिर बूस्टर डोज लगे सब। लेकिन अभी तक जहां तक जिला चिकित्सालय बालाघाट का सवाल है, यहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं है जिसमें कोविड के वैक्सीन की वजह से किसी की हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हुई हो। भविष्य में इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, पर अभी तक फिलहाल वर्तमान में एक भी केस ऐसा भर्ती नहीं हुआ है, मतलब किसी भी उम्र का, जिसको ये कहा जा सके कि इसको कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, उसके बाद उसको हार्ट अटैक की बीमारी आई और उससे मृत्यु हुई। और एक्सरे के क्या चार्जेस है? गरीब मरीजों के लिए क्या छूट है? देखिए, सारी चीजें फ्री है। मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ कि सोनोग्राफी निःशुल्क होती है, ये एक्सरे का कोई पैसा नहीं लगता। डायलिसिस यूनिट जो है वो भी निःशुल्क है। केवल सीटी स्कैन का, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है गरीबी का, आयुष्मान कार्ड नहीं, कोई सपोर्टिंग एविडेंस गरीबी का नहीं है, उनसे पर 999 रुपए का चार्ज लिया जाता है। बाकी सारी की सारी सुविधाएं जो है जिला अस्पताल में निःशुल्क प्रदान की जाती है। किसी भी सुविधा का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। इसके बावजूद भी यदि कोई मांगता है तो बार बार बोला जाता है कि आप शिकायत करिए। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि आपसे कोई पैसा लेता है, और वो यदि कोई शिकायत आती है तो हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। एक बड़ी समस्या इस अस्पताल में वार्ड बॉय की कमी को लेकर नजर आ रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि हमें मतलब वार्ड वाइज की कमी तो पड़ती है। अभी हमारे पास फिलहाल जो है आउटसोर्स एजेंसी से ही वार्ड बॉय प्रदान किए जाते हैं, और हमारे जो परमानेंट वार्ड बॉय वो भी हैं। तो हमारे पास करीब 15 वार्ड बॉय ऐसे हैं जो परमानेंट जॉब में हैं, और 15 वार्ड बॉय हमें आउटसोर्स एजेंसी से मिल जाते हैं। इस प्रकार 30 वार्ड बॉयज हैं, पर चूंकि 400 बेडेड अस्पताल बन चुका है तो हमें वार्ड बॉय की कमी परिलक्षित होती है, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को भी लिखा है, और वार्ड बॉय की संख्या को दुगनी करने के लिए हमने शासन प्रशासन को भोपाल लेटर लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका भी निराकरण हो जाएगा, ताकि इसकी वजह से होने वाली परेशानी को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकेगा। वेस्टेज को लेकर शिकायत है कि महीनों से वेस्टेज अस्पताल में पड़ा रहता है, जिससे संक्रमण तक फैलने का खतरा है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये हमारी जो एजेंसी है कृपा वेस्टेज है, जिसका सिवनी में हेड ऑफिस है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत कम आते हैं। उनको कई बार शिकायतें भी की गई, और अभी उनके साथ एक मीटिंग भी मैंने रखवाई है कि उनके जो डायरेक्टर हैं उनको बुलवाया है कि भाई आपकी परेशानी क्या है। आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा हम लोग देते हैं, रेगुलर पेमेंट देते हैं, उसके बाद भी उनकी गाड़ियाँ जो हैं समय पर नहीं आती, जिसकी वजह से अस्पताल में कचरा प्रबंधन में हमको दिक्कत जाती है। तो मुझे विश्वास है कि इस समस्या का भी हम लोग शीघ्र निराकरण कर लेंगे। और फिलहाल में जो कचरा आपको पहले परिलक्षित दिखाई दे रहा था, अब वो सारे का सारा कचरा साफ हो चुका है, और आगे मुझे लगता है भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आएगी। जिला चिकित्सालय में ओपीडी को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि घंटों से मरीज लाइन पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था तो बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि अपने पास ओपीडी जो है करीब लगभग 800 से 1000 के करीब हो जाती है। और जहां तक आप देख रहे हैं भीड़ का, तो वो एक्चुअली क्या है कि नंबर जैसे आता है तुरंत उनको सामने आप ओपीडी कक्ष में भेज देते हैं 1 नंबर में, और उसके बाद लोग लाइन में बढ़ते ही जाते हैं। तो अपने पास क्योंकि 2 बजे तक का ओपीडी का समय है, तो सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है 9 बजे से 11 बजे तक गर्मी के दिन में, उसके बाद कम होना चालू हो जाती है। तो ये जो अभी आप भीड़ देख रहे हैं, ये तो अभी दुगनी तिगनी भीड़ थी, क्योंकि सारे मरीज जो है काफ़ी मरीज 80% मरीज अपने निपट चुके हैं। तो अब जो बचे हैं वो गए, उसमें अपने पास 2 अंदर जो है डायल डेस्क है, उसमें 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, उनके लिए दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो वो आपका ओपीडी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मरीज को स्लिप देते हैं, उसके बाद सामने वो हेल्प डेस्क है, वहाँ पे लड़की बैठती है, वो बताती है किस मरीज को कहाँ जाना है। मुझे लगता है ओपीडी में अपने पास बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सारा का सारा काम पूरा कंप्यूटराइज है, सिस्टमेटिक है, किसी को भी लंबी वेटिंग कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मरीज जो है बहुत तेजी से मतलब इनका डिस्पैचमेंट हो रहा है, और ये इनका जैसे नंबर आता है तुरंत इनको कंसर्निंग ओपीडी में भेज दिया जाता है। तकरीबन अभी तो 5 मिनट हुए मेरे को आए हुए। अच्छा, तो आपको अस्पताल में क्या समस्याएं सुविधा नजर आ रही हैं? चलिए, समस्या है किसी के भी पास जाओ तो मैंने हर कोई अपना एटीट्यूड दिखाता है, चाहे नर्स हो या कोई भी हो, बिहेवियर नहीं है बात करने का। पेंडिंग काम डालते हो, उसके पास जाओ तो उससे करवा लो, उसके पास जाओ तो उससे करवा लो, मैंने इधर उधर दौड़ना ही पड़ता है। अब जाके फाइनल अभी वहाँ पे मैंने कहा छोटी मैडम को टीका लगने का था, मैंने कहा मैडम टीका लगा दो, वो आपस में गपशप हाँक रहे हैं टीका लगाने का टाइम। फिर ये पर्ची बनाने आया था मैं यार, मैंने हर कोई अपना एटीट्यूड ही दिखा था। तो क्या लगता है आपका नंबर लग पाएगा? कितना समय लगेगा? कोशिश करते हैं, कब तक हो पाएगा तुम्हारा। बोलिए। ऑक्सीजन प्लांट की वर्तमान में क्या स्थिति है?
चालू है या बंद पड़ा है? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी है। हमारे सारे प्लांट चालू हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के 3 प्लांट्स हैं। उसमें से हमारा एक प्लांट जो है लिक्विड ऑक्सीजन वाला है और एक प्लांट जो है मतलब उसको एलएमओ बोलते हैं और एक को पीएसए बोलते हैं। हमारे पास पीएसए में 2 प्लांट है, तो एक प्लांट जो है अभी वाल्व का उसको गड़बड़ी रिपेयरिंग चल रहा है, बाकी दोनों प्लांट चालू है। ऑक्सीजन की हमारे पास बिना रुके हुए सप्लाई है। जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिट्स हैं, जैसे बच्चा वार्ड हो गया, पीआईसी हो गया, एसएनसी हो गया, नीचे मेडिकल वार्ड में ऐसे एसडीयू हो गया, सारे प्लांट्स में हमारे प्लांट्स की ऑक्सीजन आती है और निर्विरोध मतलब बिना रुके हुए उसके ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया चलती है। ऑक्सीजन प्लांट का कभी भी कोई तकनीकी खराबी होती है तो उसमें 3 लोग की पोस्टिंग है और वो तुरंत उसकी रिपेयरिंग करा के उसको चालू कर देते हैं। तो हमारे अभी 2 प्लांट चालू हैं। एक वाल की गड़बड़ी की वजह से गड़बड़ है, तो वो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो चालू हो जाएगा। तो ये थे जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।